नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज, जिसमें अभी तक हम 15 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 16 है। एनसीईआरटी पर आधारित बुक का ये चैप्टर नंबर 12 है, जो जुडिशरी पर आधारित है, न्यायपालिका पर आधारित है, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ही जो है आपका ये पॉलिटी का सिलेबस कवर होने वाला है। तो अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं वो आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत। उससे पहले आज हमने एक महान शख्सियत को खो दिया। हमारे देश के सितारे मिल्खा सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। भगवान उनको अपने कदमों में जो है स्थान दे। बहुत ही महान शख्सियत थे। ठीक है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जो आपके लिए बहुत मोटिवेशन है। एक तो इनका मोटिवेशनल कोट है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना डेडिकेशन है आपका अपने जो है टारगेट के प्रति। तो ये चीज़ जो है बहुत मतलब ये हमारे लिए बहुत सारा मोटिवेशन छोड़ के गए हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो चलिए कुछ इनके जीवन पर आधारित बातें मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके ऊपर आधारित कुछ बातें हैं। इनका जन्म है वो 20 नवंबर 1929 को हुआ था। 20 नवंबर 1929 को। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ। गोविंदपुर एक जगह है जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है, गोविंदपुर, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और जैसे ही बंटवारा हुआ तो ये जो है दिल्ली आ गए थे जब ट्रेन से, और अपनी सिस्टर के यहाँ पर रहे थे। ठीक है, इनको जो फ्लाइंग सिख या उड़न सिख कहा जाता है। भारत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक है ये। और 1968 में 1959 में इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1958 के एशियन खेलों के अंदर 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें भी गोल्ड जीता था। और 1962 में जो एशियाई खेल हुए थे उनमें भी गोल्ड जीता थे इन्होंने। जैसे ये रिटायर हुए तो मिल्खा सिंह खेल निर्देशक पंजाब के पद पर थे। इनकी एक बुक है, वो कौन सी बुक है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, याद रखना है आपको। ठीक है, रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो में जो जापान में 1964 में ग्रीष्म ओलंपिक हुए थे, उनमें भी भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और 18 जून 2021 को जो है आखिरी सांस ली इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर PGIMR में अस्पताल के अंदर। ठीक है, तो इनसे बहुत कुछ हमें सीखना है। इनका जो जज्बा था, आपका भी देश के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप भी जो देश के लिए कुछ कर पाएँ ऐसा जो है अपना टारगेट सेट कीजिए। ठीक है, जो भी आपका गोल है वो अचीव कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ऐप है आपकी टारगेट विद गोस्वामी, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड कीजिए यहाँ से। ठीक है, डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको यहाँ पर PDF के रूप में मिलेंगे। ऐप को रेटिंग जरूर करें और ज़रूर बताइए आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें यदि जस्टिस की जो है संख्या है वो बढ़ानी हो तो ये जो है पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो आप सब जानते हैं ये पार्लियामेंट के पास होता है। संसद जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो संविधान का जो आर्टिकल 124 है, 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो संसद के पास होती है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। एक तो क्या था, एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। जैसे हम पढ़ते हैं हम हीरालाल जे कानिया थे पहले जो है क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। तो
उस टाइम पे एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य होंगे, ऐसा हमारे मूल संविधान में था। ठीक है, मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में हम बात करें उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 31 संख्या है। कितनी है? 31। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है निर्वाचन से संबंधित मामला आए तो उसकी सुनवाई करनी हो तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी? 5। ठीक है। आर्टिकल 145 145 के अंतर्गत क्या है? जो हम निर्वाचन की बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक कॉन्स्टिट्यूशन पीठ होती है, संविधान की पीठ, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है। तो आर्टिकल 145 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि, कोई कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति, प्रक्रिया, जो प्रैक्टिस और जो प्रेसिडेंस होता है उसको जो है नियम, जो विनियम के लिए नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कितने की पीठ होगी? 5 न्यायाधीशों की। संविधान का कौन सा आर्टिकल है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आर्टिकल 137, 130, 139, 138। तो आर्टिकल 137, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय, जो जजमेंट होती है, निर्णय क्या होता है? जजमेंट होती है, जजमेंट और आदेश, ठीक है, को जो पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। रिव्यू कर सकते हैं इसको दोबारा से। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी है? दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण केस में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप पढ़ लेना थोड़ा सा, दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ कहा गया है इसमें। तो जो ये है गोलकनाथ बनाम जो पंजाब स्टेट का मामला था 1967 के अंदर, जिसमें जो है 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी, 11 जस्टिस थे इसमें जो संविधान पीठ बनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी ये, जबकि सबसे बड़ी जो संविधान पीठ है वो बनी थी केशवानंद भारती। आपने सुना होगा, ये केरल के साथ था, केरल का मामला था ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा, जो 1973 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1973 में। इसमें 13 जस्टिस थे, इसमें कितने? 11, इसमें 13 थे जो संविधान पीठ बनी थी। ठीक है। तो ये दूसरी बड़ी थी, सबसे बड़ी होगी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाड़ा मामला हो गया। समझ आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। ऐसा कब होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा जो है अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और ये सभी मामलों की सुनवाई यहीं पर करता है। परंतु संविधान का जो आर्टिकल 130 है, अनुच्छेद 130, यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अप्रूवल से, अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन को इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल। अप्रूवल से दिल्ली के अलावा कहीं भी अतिरिक्त किसी भी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक संबंधी निर्णय ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधी निर्णय जो है ले सकता है। ठीक है। चलिए, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, जितने भी विवाद होते हैं उनका निर्णय करने की जो शक्ति उच्चतम न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। मूल क्षेत्राधिकार, देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है हम बात करें, ठीक है, उसका उल्लेख आर्टिकल
131 में किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, केंद्र राज्य के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद आदि सम्मिलित होंगे। समझ गए, इसमें सम्मिलित हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को, या जनपद न्यायालयों को? तो केवल और केवल जो है किसको कहा जाता है, दोनों को या एक को? तो राइट होगा आपका जो है उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालयों वह उच्चतम न्यायालय दोनों को, ठीक है, सी राइट होगा इसमें। अभिलेख होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, का उपबंध संविधान के आर्टिकल कौन से, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो उल्लेख है वो आर्टिकल किस कौन से में है, 129 में है। देखिए संविधान के आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल ये तो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और आर्टिकल एक बार मैंने पहले ही बताया था, ये आर्टिकल 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो है प्रदान किया गया है, जिसमें क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है, कहा जाएगा। जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो संसदीय एक्ट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका न्यायिक पहल। मतलब जनहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट हम बात करें इसका, तो का प्रारंभ है 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1980 में अमेरिका में हुआ। इसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश P.N. भगवती और B.R. कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। मतलब इन्होंने जनहित याचिका का जो है शुरुआत किया था। न्यायालय की पहल के बाद जनहित याचिकाओं का दौर स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या समाज का कोई भी वर्ग होता है जिससे विधिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसको लगता हो कि हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा हो, तो वह समय अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसको जनता मतलब कोई भी परेशान है व्यक्ति, तो जनहित याचिका दायर करने की शुरुआत है वो पहले अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है पूर्व न्यायाधीश रहे P.N. भगवती और B.R. कृष्णा अय्यर के द्वारा जो है इसके प्रारंभ, इसकी शुरुआत करवाई जाती है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल का अंतर्गत आता है जो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ऐसा आर्टिकल 122 में है, ठीक है, अनुच्छेद 122 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किए जाने का प्रावधान कर रखा है इसमें, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है का प्रचलित है, ठीक है। जुडिशियल न्यायिक पुनर्विलोकन को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो भारत और अमेरिका दोनों में है, भारत और अमेरिका दोनों देशों में है, ठीक है। और ये भारत और अमेरिका में, तो इसका मतलब अमेरिका से लिया है हमने, ठीक है, सीधी सी बात है, अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, इसमें आर्टिकल 13 के अंतर्गत निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है कि कार्यपालिका किसी आदेश या विधायी के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा दोबारा से पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना, ऐसा जो है इसमें है, ठीक है। आगे बढ़े, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वित्त आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। संसद का जो आर्टिकल 125 है, लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 125 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित होंगे। तो यहाँ पर संसद लिख रखा है, कई बार ऑप्शन में आपको संसद विधि भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको संसद विधि ही करना है, कहीं विधि आयोग कर दो, ठीक है।
तो ऐसा नहीं करना है, संसद विधि द्वारा ऐसा होता है। और ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं कह रहा, न्यायाधीशों का वेतन कितना है फिलहाल, कितना है वो बता देना मुझे, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख मिलते हैं, तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलते हैं, तो ऐसे कितना मिलता है इनको बता देना मुझे। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। विधायी शक्ति, कानूनी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ऐसा संसद को दिया गया है। किसको? सी राइट होगा, संसद। संविधान का आर्टिकल हम बात करें 138 के अनुसार जो विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर की संघीय सूची में सम्मिलित किसी भी विषय के संबंध में भारत का सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास है, हमारी संसद के पास है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षण। तो राइट होगा आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिटिशन, ठीक है। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, ठीक है, दोनों रीटें अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी की जाती हैं। प्रतिषेध रीट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने तथा उत्प्रेषण रीट जो होती है वो कार्रवाई की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो सीधी सी बात है, किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के आर्टिकल 143, बड़े खुश हो रहे हो, 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू होने से पूर्व की किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने ना माने और सलाह दे ना दे, वो दोनों ही बातें हैं इस पे, वही राष्ट्रपति पे लागू होता है और वही कोर्ट पे लागू होती है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो राइट आंसर होगा जनहित याचिका से, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। देखिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में स्पेक्स करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान नहीं है, बल्कि इसका संबंध जनहित याचिका से है। तो राइट होगा आपका बी। तो ये जो आपका चैप्टर था भारत का जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका, अध्याय 12, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेकंड हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। क्या पढ़ेंगे हम? स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा वही चैप्टर होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारे 12 चैप्टर हो चुके हैं और ये 16 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्टली 80% हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। PDF के लिए आपको पता ही है, स्पेशल पॉलिटी का ग्रुप है, NCRT POLITY पॉलिटी, ठीक है। ये आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि PDF मिले और आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। DM करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन के बारे में, किसी सिलेबस के बारे में, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी आप जान सकते हैं। GK बाय गोस्वामी सर, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का ये मेन चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आप जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको हज़ारों लाखों PDFs, नोट्स,
अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आपको @ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, डाउन जो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, गोस्वामी सर। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।